कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कितना सुंदर गीत है ना। तो आज हम इसी गीत की व्याख्या करने वाले हैं, जो कैफी आज़मी द्वारा फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था और कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम ब में यह एक कविता है। स्पर्श भाग 2 में कर चले हम फिदा। उन्नीस के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, यह हम विस्तार से पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, और फिर परीक्षा में सुंदर अक्षरों में लिखकर अच्छे अंक लेकर आएंगे। तो पहले मैं हमेशा की तरह प्रसंग बताऊंगी कि प्रसंग कैसे लिखते हैं, क्योंकि वह 2 अंकों का आता है, और उसके बाद व्याख्या। और वीडियो के अंत में एक स्लाइड लगा दी है मैंने, जिसमें कठिन शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं, ताकि मैं एक प्रवाह में कविता बोलती जाऊं और उसकी व्याख्या करती जाऊं। आप जब वीडियो के अंत में जाएंगे वहां आपको स्लाइड मिल जाएगी जहां कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं, ताकि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां ना हो। तो प्रसंग में हम सबसे पहले लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 की कविता कर चले हम फिदा से ली गई हैं। इस कविता के कवि कैफी आज़मी हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित इस देशभक्ति कविता में कवि अपनी कलम के माध्यम से शहीदों का संदेश देश की युवा पीढ़ी तक पहुंचाते हुए कहते हैं कि डैश निर्देशक चिन्ह। यहां तक आपका हो गया है प्रसंग, जिसमें आया आपकी पुस्तक का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम। ये तीनों चीजें वर्तनी के साथ, यानी कि विद स्पेलिंग्स आप याद कर लेंगे, और फिर आप लिखेंगे व्याख्या। और व्याख्या कैसे करेंगे? विस्तार से, अच्छे से। आपको अर्थ नहीं लिखना है, तो हिंदी में ही है कविता, तो उर्दू के शब्द हैं इसमें कहीं कहीं, तो आपको कविता की व्याख्या करनी है, एक्सप्लेनेशन देना है, अर्थ नहीं बताना, मीनिंग नहीं लिखना है। तो मैं कैसे समझा रही हूँ, और वही कविता का प्रतिपाद्य यानी कि सार भी होता है। जब आप पूरी व्याख्या ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, उसे जब आप इकट्ठा लिखते हैं तो वही कविता का प्रतिपाद्य यानी कि सार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। तो यहाँ पर कवि उन शहीदों का संदेश देश की युवा पीढ़ी तक पहुंचाते हुए कहते हैं कि हे हमारे प्यारे देशवासियों, इस देश के गौरव की रक्षा करते करते, इस देश के आत्मसम्मान की रक्षा करते करते हम अपने प्राणों का बलिदान कर गए। हमने अपने प्राणों को त्याग दिया, हम शहीद हो गए, और अब यह देश, यह राष्ट्र हम तुम्हारे हवाले कर जा रहे हैं कि आपको अब इस देश का ठीक उसी प्रकार ख्याल रखना है जिस प्रकार हमने रखा था। कि वहाँ पर जब उत्तर भारत में जहाँ पर युद्ध छिड़ा था, भारत चीन के बीच में, वहाँ पर जो मौसम होता है, जो जलवायु होती है, वह अनुकूल नहीं होती। अनुकूल माने हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, प्रतिकूल होती है, विपरीत होती है। वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है कि सर्दियों में नब्ज यानी कि जो नस है वो जम जाती है, जो खून है, जो रक्त है, वो उसी तरह प्रवाह नहीं करता है, प्रवाहित नहीं होता है शिराओं में, जिस प्रकार देश के दूसरे हिस्सों में होता है। क्योंकि बहुत ठंड होती है, बर्फ गिरती है वहाँ पर, तो इसलिए जो है खून जम जाता है, और खून जमने की वजह से ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिलती, प्राणवायु पूरी तरह से नहीं प्राप्त हो पाती है, इसलिए सांस जो है वो थमती जाती है, रुकती जाती है। एक तो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, तथा दूसरा युद्ध में गोली खाने के कारण धीरे धीरे उनका जो है खून ठंडा पड़ा,
धीरे धीरे जो भारत के वीर जवान थे, जो भारत की रक्षा के लिए सरहद पर हमेशा तैनात रहते हैं, धीरे धीरे जो है सांस थमती रही उनकी, फिर भी वे निरंतर आगे बढ़ते रहे, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कभी भी शत्रु सेना के सामने पीठ नहीं दिखाई और देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहे। आगे कहते हैं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। तो हिमालय यहाँ पर प्रतीक है देश के गौरव, आन बान, शान, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का, कि हमने अपने सिर कटा लिए। किसके लिए? ताकि देश की स्वतंत्रता बनी रहे, देश की आन बान और शान बनी रहे, देश का गौरव बना रहे और देश का परचम यानी कि झंडा समस्त विश्व में सदा जो है आत्मसम्मान के साथ फहराता रहे। इसके लिए हमने अपने सिर कटा दिए, लेकिन हिमालय के सिर को झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों। बांकपन यानी कि वीरता, यानी कि साहस। जो हम, एक होता है पीठ दिखाकर भाग जाना, एक होता है मृत्यु को प्राप्त कर लेना, लेकिन मृत्यु को पाना, लेकिन कैसे? साहस के साथ, वीरता के साथ। तो इस प्रकार जो है वे शहीद हमेशा के लिए अमर हो गए, क्योंकि मरते मरते भी उनकी जवानी, उनका यौवन, उनका जोश, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत बनी रही, बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुई, कम नहीं हुई, फीकी नहीं पड़ी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि क्या समझाते हैं कि जिंदा रहने के तो बहुत मौसम है, मतलब हम जीवित हैं तो हम सर्दी, गर्मी, बरसात, सब तरह के मौसम जो हैं देखते हैं, लेकिन मृत्यु की रुत यानी कि ऋतु, रुत यानी कि ऋतु, मौसम, मृत्यु का मौसम बार बार नहीं आता। मृत्यु तो क्योंकि एक ही बार होती है, और एक बार मृत्यु होती है, और यदि वह किसी अच्छे कार्य के लिए हो जाए, यदि वह देश के स्वाभिमान की रक्षा करते करते प्राप्त हो वह मृत्यु, तो फिर कहने ही क्या, है ना। तो फिर ऐसी मृत्यु का कोई जवाब नहीं, ऐसी मृत्यु का कोई सानी नहीं। तो इस प्रकार जो है कवि हमें समझाते हैं कि मृत्यु की केवल एक ही ऋतु होती है, एक ही मौसम होता है। जीवन के तो हजार मौसम हैं, बार बार जितने साल हम जिएंगे हम कितने नाना प्रकार के, विविध प्रकार के मौसम देखते रहेंगे, लेकिन मरने की एक ही ऋतु होती है। तो मृत्यु का चुनाव जो है यदि अपने हाथ में है तो सोच कर करें। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करें। हुस्न माने होता है सौंदर्य यानी कि सुंदरता, और इश्क का अर्थ होता है प्रेम। तो यहाँ पर मैं जो व्याख्या करूँगी हुस्न और इश्क, तो मैं ये मानूंगी कि हुस्न कहा गया है स्त्री के लिए और इश्क यानी कि प्रेम कहा गया है पुरुष के लिए। ये प्रतीक हैं। हुस्न यानी कि सुंदरता और इश्क यानी कि प्रेम प्रतीक है स्त्री और पुरुष के। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, कि हर उस स्त्री का सौंदर्य या हर उस पुरुष का प्रेम या हर उस स्त्री और पुरुष का यौवन या जवानी व्यर्थ है जो देश के काम ना आए। उनकी जवानी, उनका यौवन, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि देश के काम न आया तो व्यर्थ है, बर्बाद है, बेकार है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। तो सीमा पर, भारत की सीमा पर जवानों ने, शहीदों ने, फौजियों ने अपने प्राण त्यागे और उनको गोलियां लगी तो उनका रक्त बहा। उनका रक्त जो धरती पर गिरा, जिस प्रकार दुल्हन लाल जोड़े में सजती है, ठीक उसी प्रकार रक्त से सनी हुई उस धरती को कवि ने कहा है कि धरती मानो उन शहीदों के खून से रंग कर दुल्हन की तरह सुंदर बन गई है, दुल्हन की तरह सज गई है। क्योंकि जो चीन से मुक्ति भी मिली थी ना, तो दुल्हन जैसे प्रसन्न होती है और सजती है, ठीक उसी प्रकार धरती आज शहीदों के रक्त से नहाकर या रक्त का चोला ओढ़कर मानो इतनी सुंदर और प्रसन्न चित्त लग रही है कि बिल्कुल दुल्हन की तरह प्रतीत होती है, दुल्हन की तरह लगती है।
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, कुर्बानी करना मतलब बलिदान देना है ना, त्याग करना। तो एक बार के त्याग से देश हमेशा के लिए स्वतंत्र नहीं रह सकता। आज भी जल, थल और वायु सेना निरंतर अपनी जो देश की सेवा में तैनात हैं, सीमा पर तैनात हैं। इसीलिए हम लोग जो हैं आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं और अपने अपने घरों में सुखी हैं। तो कुर्बानियों की राहें अभी तक वीरान नहीं हुई है। वीरान माने सुनसान, खाली नहीं हुई हैं। कुर्बानी निरंतर जारी है, शहीदों की, जवानों की, फौजियों की, चाहे वे जल सेना में हो, चाहे थल सेना में हो, चाहे वायु सेना में हो। तो क्या कह रहे हैं कवि अपनी कलम के माध्यम से शहीदों का संदेश किस प्रकार हम तक पहुंचा रहे हैं कि हम तो कुर्बान हो गए देश की स्वतंत्रता की राहों में, लेकिन ये राह, ये रास्ते, ये मार्ग कभी सुनसान नहीं होने चाहिए, कभी खाली नहीं होने चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, कि नए नए काफिले यानी कि यात्रियों का समूह, नए नए टोले, नया नया झुंड, यानी कि नए नए जवान, इस पर नए नए फौजी जो है देश की रक्षा के लिए आते रहने चाहिए। कभी भी ये देश की जो कुर्बानियों की राह है वह कभी भी सुनसान नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए, वीरान नहीं होनी चाहिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है। यहाँ पर कवि मौत को जश्न यानी कि उत्सव कहते हैं। जश्न माने क्या होता है? उत्सव, जिसे हम मनाते हैं, सेलिब्रेशन। तो उत्सव क्यों कहा है उन्होंने मृत्यु को? फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। पहले कौन सा जश्न आएगा? मृत्यु का जश्न, मृत्यु का उत्सव। उसके बाद फतह का जश्न यानी कि जीत का उत्सव, यानी कि विजय का उत्सव आएगा। भाई, देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कोई अपने प्राणों की कुर्बानी अगर करेगा तभी तो उसके बाद देश को स्वतंत्र रख पाएगा, तभी तो देश के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कर पाएगा। और जब वह अपने प्राणों का बलिदान कर देगा, उस उत्सव को मना लेगा, उसके बाद ही तो विजय का उत्सव मनाने की बारी आएगी। जब मृत्यु का उत्सव नहीं मनाएंगे, सारे ही लोग पीठ दिखा देंगे, तो देश की मर्यादा की रक्षा करेगा कौन? देश की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा कौन? और अगर मृत्यु का जश्न, मृत्यु का उत्सव नहीं होगा तो जीत का उत्सव भी नहीं होगा। इसलिए पहले आता है मृत्यु का उत्सव और उसके बाद आता है जीत का उत्सव। बांध लो अपने सर से कफन साथियों। सर से कफन बांधना मतलब जो पता है कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु किसी भी क्षण मिल सकती है, किसी भी क्षण अपने प्राणों का त्याग करना पड़ सकता है। यह पता होते हुए अपने प्राणों को ताक पर रखकर, उसी को कहते हैं सिर पर कफन बांध लेना, कि अगले ही पल मृत्यु आ सकती है। लेकिन किसके लिए जीवन जी रहे हैं? देश की स्वाधीनता के लिए, देशवासियों के आराम के लिए, सुकून के लिए, चैन के लिए, देश की आज़ादी के लिए। तो इस प्रकार सिर पर कफन बांधने का संदेश, शहीदों का यह संदेश कैफी आज़मी जी अपनी कलम के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को देते हैं कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सिर पर कफन बांधकर भी देश की रक्षा यदि करनी पड़े तो करनी ही है। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। काट दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार रामायण में लक्ष्मण ने पर्णकुटी के चारों ओर सीता की रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि उस लक्ष्मण रेखा को पार कर कोई भी निशाचर, दैत्य, राक्षस या कोई भी अन्य प्राणी सीता तक नहीं पहुंच सकता, और यदि पार करने का प्रयास करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देश की सीमा पर, देश की सरहद पर, हे वीरों, देश की युवा पीढ़ी, देश के प्यारे वासियों, देश की सीमा पर, देश की सरहद पर अपने
खून से लकीर खींच दो। खून से लकीर खींचना मतलब होता है कि यदि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, आप अमर हो जाएंगे इतिहास के पन्नों में। इस तरफ आने पाए न रावण कोई। रावण यहाँ पर शत्रु का प्रतीक है। जो शत्रु देश है उस देश का एक भी नागरिक या शत्रु देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश में गलत इरादों से प्रविष्ट न होने पाए, प्रवेश न करने पाए। किसी भी गलत इरादे या देश पर कब्जा करने की नीयत से कोई भी शत्रु देश या कोई भी शत्रु देश के अंदर प्रवेश न कर पाए। इस तरह से देश की सीमा पर तैनात रहो और ज़रूरत पड़ने पर अपने प्राण भी त्याग दो। इसीलिए कहा है खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। सीता का दामन यानी कि सीता की चुन्नी, दामन जो है, किस चीज़ को कहा गया है? सीता कहा गया है देश को, और सीता का दामन कहा गया है देश की मर्यादा को, मान प्रतिष्ठा को, आन बान और शान को सीता का दामन कहा गया है। तो ये जो सीता, देश को सीता का रूप दिया गया है कि देश के आन बान और शान, देश की मर्यादा, मान और प्रतिष्ठा पर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए, पर कोई भी शत्रु आंख उठाकर देख न सके, पर कोई भी शत्रु हाथ न डाल सके। और यदि किसी शत्रु ने देश की मर्यादा पर हाथ डालने का प्रयास किया तो उसका हाथ तोड़कर रख दो। इस प्रकार कवि जो हैं वे युवा पीढ़ी को संदेश देते हैं कि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। जिस प्रकार सीता की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण थे, उसी प्रकार हमारे देश रूपी सीता की रक्षा के लिए आप सब युवा पीढ़ी जो है वो राम और लक्ष्मण है, और आप ही के कंधों पर देश की प्रतिष्ठा, देश की मर्यादा का भार है। इसलिए देश की रक्षा करना आप सबका कर्तव्य है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो पूरी तरह से देशभक्ति कविता है, वीर रस से भरी हुई कविता है, क्योंकि वीरता की प्रेरणा देती है, वीरता का भाव जागृत करती है हृदय में। और बहुत ही सुंदर शब्दों में और कहीं कहीं उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हुए कैफी आज़मी जी ने यह कविता लिखी है। तो हमें परीक्षा में कैसे प्रसंग लिखना है, कैसे व्याख्या लिखनी है, मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टिप्पणी बक्सा में कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने मित्रों, साथियों, संगियों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।